प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम लोग उपनिवेशवाद और नगरीय परिवर्तन चैप्टर का दूसरा बिंदु बम्बई के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, मुंबई जो है इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजकुमारी से जब शादी हुई तो उसी उपलक्ष्य में पुर्तगाल के राजा ने दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दिया था। चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को दहेज के रूप में प्राप्त किया था। 1661 ईस्वी में यह चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को कंपनी के हाथ सौंप दिया। 17वीं शताब्दी में बम्बई जो था वह 7 द्वीपों का समूह था, जिस पर पहले से पुर्तगालियों का नियंत्रण था। लेकिन जब 1661 ईस्वी के बाद अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया, तब से ईस्ट इंडिया कंपनी ने पश्चिम के तट के प्रमुख बंदरगाह सूरत से अपना अड्डा को मुंबई स्थानांतरित कर लिया और मुंबई बंदरगाह से ही अपने व्यापारिक कार्य करने लगे। बम्बई का महत्व बड़ी ही तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा। शुरू में यह गुजरात से जो सामान निर्यात हो रहे थे उसके लिए आने वाले सूती कपड़ों के निर्गम का एक प्रमुख यह स्थान था। लेकिन बाद में 19वीं शताब्दी में यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बना। इसके महत्व में बहुत ही अधिक वृद्धि हुई। पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बन गया मुंबई। 19वीं शताब्दी के अंत में मुंबई एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। सूती कपड़े, कपास, अफीम के व्यापार की वृद्धि एवं विकास ये सब मुंबई में होना शुरू हो गया, जिसके कारण शिल्पकार, कारीगरों एवं दुकानदारों के समुदाय में काफ़ी वृद्धि हुई। साथ ही साथ दूसरी ओर व्यापारी और बैंकर बड़ी संख्या में मुंबई में आकर बसने लगे। जब कपड़ा मिलों की स्थापना होने लगी, इसके परिणाम में विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग आकर के मुंबई बसने लगे। मुंबई की जनसंख्या बढ़ने लगी। बम्बई में 1854 में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना हुई। धीरे धीरे सूती कपड़ा मिलों की स्थापना भी प्रारंभ हो गई। 1921 तक मिलों की संख्या लगभग 85 हो गई और इस मिलों में काम करने वाले लोगों की संख्या लगभग 1.5 लाख हो गई थी। समूह में व्यापार के अधिक से अधिक लोगों को मुंबई की ओर आना प्रारंभ हो गया, यानी लोगों को मुंबई अपने तरफ आकर्षित करने लगा। रेलवे के प्रारंभ ने बड़े स्तर पर लोगों को मुंबई की ओर आने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद अब कलकत्ता के विषय में हम आपको बताएंगे। कलकत्ता का विकास बेहद रोचक है। बड़े ही रोचकता ढंग से इसके विकास की जानकारी हमें मिलती है। अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता का विकास करने के पीछे कई कारण हैं, जिन कारणों से अंग्रेजों ने कलकत्ता का विकास किया। 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया और छोटे से किले को बर्बाद कर दिया।
जिसको अंग्रेजों ने अपने समान रखने के लिए बनाया था। उसके बाद में 1757 में जब प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का पराजय हुआ, तब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक ऐसे किले का निर्माण किया जिस पर आसानी से आक्रमण नहीं किया जा सकता था, धावा नहीं बोला जा सकता था। यानी प्लासी के युद्ध के बाद कलकत्ता जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय बन गया, हेड क्वार्टर बन गया। 3 गांव के समूह जिनके नाम थे सूतानती, कोलकाता और गोविंदपुर, ये तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता एक बहुत बड़ा शहर के रूप में विकसित हुआ। यानी सूतानती, कोलकाता और गोविंदपुर को मिला करके कलकत्ता बना। कंपनी ने सबसे दक्षिण में स्थित गोविंदपुर गांव को फोर्ट विलियम बनाने के लिए चुना कि यहाँ पर, ताकि वे लोग क्रिश्चियन थे अंग्रेज, इसीलिए अपने फोर्ट विलियम एक धर्मस्थल को बनाया। जब अंग्रेजों को कलकत्ता में अपने अस्थायी रूप से बसने का विश्वास हो गया कि अब हमको अस्थायी रूप से कलकत्ता में रहना है, तब से अंग्रेजों ने घर, बड़े बड़े मोहल्ले, अनेकों विशाल भवन का निर्माण करना शुरू कर दिया। इस प्रकार जो है कलकत्ता एक शहर के रूप में विकसित हुआ। कलकत्ता को राजनीतिक महत्व भी देने का श्रेय जो है, जब 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ उस समय को जाता है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो उस समय बंगाल के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए। मद्रास और बम्बई के गवर्नर इसके अधीन हो गए। कलकत्ता 1911 ईस्वी तक अंग्रेजों की राजधानी रहा। यानी 1911 तक कलकत्ता से ही अंग्रेज देश पर शासन करते रहे। इसके बाद उन्होंने अपने राजधानी को दिल्ली में स्थानांतरित किया, दिल्ली ले गया। अब है मद्रास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभ में पश्चिमी के तट पर सूरत को अपना व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बनाया था। उसी जगह से व्यापारिक गतिविधियों के कार्य संचालित होते थे। लेकिन बाद में कपड़े की खोज में अंग्रेज व्यापारी पूर्वी तट की तरफ पहुंच गए, यानी आंध्र प्रदेश की तरफ पहुंचे। 1639 ईस्वी में उन्होंने मद्रासपट्टम, जिसको स्थानीय लोग चेन्नापट्टम भी कहते हैं, का एक व्यापारिक बंदरगाह बनवाया गया अंग्रेजों के द्वारा। और यहाँ बसने के अधिकार कंपनी ने जो स्थानीय तेलुगु नवाब थे उनसे प्राप्त कर लिया। तेलुगु नवाब के अनुमति मिलने से अंग्रेज अब यहाँ बसने लगे और इस क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधि को बढ़ाने लगे। इस क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधि का समर्थन मिलने लगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से आपसी प्रतिद्वंदिता बढ़ गई। दोनों में कंपटीशन शुरू हो गया, जिसके कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करना पड़ा। मद्रास को चारों तरफ से घेरना पड़ा और वहाँ अपने प्रतिनिधियों को आधिकारिक, राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति देनी पड़ी। 1761 ईस्वी में फ्रांसीसियों की हार हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप मद्रास ज़्यादा सुरक्षित हो गया और एक व्यापारिक केंद्र के रूप में, एक व्यापारिक नगर के रूप में मद्रास जो है विकसित हुआ। अब है पर्वतीय स्थल। देखिए, पर्वतीय स्थल का विकास भी अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ है। औपनिवेशिक शासनकाल का एक बहुत ही
महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है पर्वतीय स्थल का विकास। पर्वतीय स्थल की ओर अंग्रेज का ध्यान जो है युद्ध के समय में गया। शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान हुआ था। गोरखा युद्ध 1815-16 में हुआ था, उसी समय में हुआ था। 1818 के आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेज़ों की रुचि जो है माउंट आबू में बढ़ी, वहाँ उनकी रुचि लग गई। दार्जिलिंग को 1835 में सिक्किम के जो शासक थे उनसे छीन लिया गया था और छीन करके ये पर्वतीय स्थल पर सैनिक टुकड़ियों को अस्थायी रूप से रखने की व्यवस्था कर दी गई। सीमा की निगरानी करने लगे सैनिक। शत्रु शासकों के विरुद्ध में अभियान शुरू कर दिए और एक तौर पर देखा जाए तो यह जो है एक सामरिक स्थल बन गया। भारतीय पहाड़ों का संतुलन एवं शीत मौसम में, जाड़े के मौसम में अंग्रेजों को थोड़ा सा आरामदायक लगा, लाभदायक लगा। विशेषकर इसलिए भी क्योंकि गर्म मौसम में महामारियां अधिक फैलती थी। उस समय हैजा और मलेरिया जैसी सर्वाधिक डरावनी महामारी उस समय हुआ करता था। इसीलिए सेना को इन बीमारियों से बचाने के प्रयास किए जाते थे कि सेना इन बीमारियों से बची रहे। सेना की अत्यधिक उपस्थिति में इनमें से कुछ पर्वतीय स्थलों को छावनी बना दिया गया था। पर्वतीय स्थल को सेनेटोरियम के रूप में भी विकसित किया गया, जहां पर सैनिकों को स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ अवकाश के समय, छुट्टियों के समय आराम के लिए भेजा जाता था कि सैनिक वहां जाएंगे और छुट्टी आराम से बिता कर आएंगे। अपने शीतल मौसम के कारण पर्वतीय स्थल जो है अंग्रेजों के लिए बड़ी ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। गर्मी के मौसम में वायसराय पर्वतीय स्थलों पर चले जाते थे और वहां जा कर के अपने मनपसंद मौसम में रहा करते थे। 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने अपनी परिषद शिमला स्थानांतरित कर दिया था और उसने गर्मी के मौसम में राजधानी करने का भी परंपरा डाली कि गर्मी के दिनों में शिमला में ही रह करके पूरे राजधानी का कार्य या शासन का कार्य किया जाएगा। गर्मी भर शीत के मौसम में, जाड़े के मौसम में पुनः नीचे के क्षेत्रों में चले आते थे। शिमला भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति का भी सरकारी निवास बन गया था। जो सेना के सर्वोच्च सेनापति थे वो भी शिमला चले जाते थे। रेलवे की शुरुआत ने आम लोगों के लिए भी पर्वतीय स्थलों तक पहुंचना बड़ा आसान कर दिया था। पर्वतीय स्थल तक आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो पर्वतीय स्थल बड़े ही महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। निकट के क्षेत्र में चाय, कॉफ़ी के बागान की स्थापना होने लगा था, जिसके परिणाम स्वरूप मैदानी इलाके से मजदूर बड़ी संख्या में वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में जा कर के बसने लगे थे, रहने लगे थे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।